नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गंगोत्री जीएस एकेडमी में। मैं गौतम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही खास है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करने वाले हैं और आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफ्रॉन, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। आपके पास विकल्प है हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन किया जाता है वो है जम्मू कश्मीर। केसर एक सुगंधित पौधा है जिसके फूलों की कली को एकत्रित करके केसर बनाया जाता है, यानी इसकी फूलों की जो कली है वही केसर है। और यह पौधा जो है वो मूल रूप से दक्षिणी यूरोप का पौधा है और विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान करता है। जम्मू कश्मीर का दो क्षेत्र किश्तवाड़ और पामपुर केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं सीमित क्षेत्रों में केसर का उत्पादन किया जाता है। केसर के पौधों में कली निकलने से पहले यानी पुष्प निकलने से पहले यह बर्फबारी और वर्षा दोनों को सहन कर सकता है, लेकिन जब एक बार कली निकल जाती है तो इससे फसल नष्ट हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो केसर का उत्पादन भारत में जम्मू कश्मीर में किया जाता है। इससे संबंधित कुछ सवाल जो मैंने आपको बताया वो भी पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि यह जो सेशन है आपके लिए सहयोगी होगा और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको भरपूर मदद प्रदान करेगा। तो चलिए, और उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ये सेशन आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, Where in the following city do Alaknanda and Bhagirathi join together to form river Ganga? निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नगर है जहाँ पे अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। आपके पास विकल्प है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर जो है वो देवप्रयाग होगा। देवप्रयाग। आप सभी को पता है कि गंगा की जो उत्पत्ति है वो उत्तराखंड के उत्तर काशी के गंगोत्री के गोमुख से होती है। जहाँ से गंगा निकलती है गोमुख से, वहाँ पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा नदी के बारे में आप लोग जानते हैं। अलकनंदा नदी जो है वो संतोष पंथ ग्लेशियर से निकलती है। संतोष पंथ ग्लेशियर से निकलने के पश्चात
देवप्रयाग नामक स्थान में, उत्तराखंड के ही देवप्रयाग नामक स्थान में ये दोनों नदी आपस में आकर मिलती है और उसके पश्चात गंगा के नाम से यह जानी जाती है। अब यहाँ से और कुछ सवाल हो सकता है। कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है कि टिहरी डैम किस नदी पर है। तो टिहरी डैम के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। टिहरी डैम यदि ऑप्शन में भागीरथी नदी है तो वो सही होगा, लेकिन कभी कभी और क्लोज ऑप्शन दिया जाता है तो आपसे भीलगाना नदी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। भीलगाना ये भागीरथी की ही सहायक नदी है भीलगाना, और टिहरी डैम इसी के किनारे है। तो जो भी सवाल है उससे संबंधित कुछ सवाल होगा उसको भी मैं आपको बताता चलूँगा। और कैसा लगता है आपको सेशन, ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। और ये सभी सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। और यदि आपको प्रिपेयर होना है और एग्ज़ाम को पास करना है तो रिवीजन अति आवश्यक है। और प्रीवियस ईयर जो है एक की पॉइंट के रूप में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम को उत्तीर्ण करने में। तो चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, तेल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रिवर। आप लोग को बताना है कि तेल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। आपके पास विकल्प है बागमती, घाघरा, महानदी और कमला। तो इसका सही आंसर होगा महानदी। महानदी कहाँ पे, तो उड़ीसा याद रखिएगा। और महानदी की ही सहायक नदी है तेल नदी। और तेल नदी की उत्पत्ति यदि पूछा जाए तो नवरंगपुर में, उड़ीसा का ही क्षेत्र है नवरंगपुर, वहाँ से तेल नदी की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा महानदी, ठीक है। तो तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, इसका सही आंसर है महानदी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात से सवाल पूछा गया है और आप सभी जानते हैं कि एक दो सवाल किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम कुछ भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जेटेट हो, बीपीएससी हो, उसमें सेंसस से सवाल अवश्य पूछा जाता है, जनगणना से सवाल अवश्य होता है। तो इस पर भी पैनी नज़र आपकी होनी चाहिए। सबसे कम लिंगानुपात पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा हरियाणा, ठीक है। यदि आप 2011 की जनगणना पर एक पैनी नज़र रखे होंगे तो सबसे कम सेक्स रेशियो जो है हरियाणा का है। पहले नंबर पे हरियाणा आता है, दूसरे नंबर पे आपका पंजाब है, दूसरे नंबर पे पंजाब है लोएस्ट, निम्नतम दृष्टिकोण से। तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश और चौथे नंबर पे बिहार आता है, ठीक है। तो इसका क्रम भी देख लीजिए, कभी कभी क्रम में सजाने के लिए भी दिया जाता है। तो सबसे लोएस्ट जो सेक्स रेशियो है वो हरियाणा का है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो सही आंसर हरियाणा है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। According to the 2011 census, what was the percentage of population growth rate in the decade 2001 to 11? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी। तो यहाँ पे 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, ये सवाल पूछा जा रहा है।
आपके पास विकल्प है 21.54, 17.64, 15.89 और 19.21। तो सही आंसर इसका है सी, 17.64। एक्चुअल में ये होता है 17.77। ठीक है, 17.77 इसका सही आंसर है। तो यही सत्यता के ज़्यादा करीब है, तो सही आंसर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आप लोग इस चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और लगातार आपको इस चैनल पे सेशन मिलता रहेगा। चलिए, कुछ दिनों से थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, जिसके कारण सेशन नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आपको प्रश्नों की श्रृंखला मिलती रहेगी अलग अलग विषय के रूप में। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यहाँ पे आपके पास विकल्प है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, सी लूनी, नर्मदा एंड ताप्ती, और डी ऑप्शन में है बोथ ए एंड बी। तो आप सभी जानते हैं, यदि आप लोग भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो इधर है आपका, इधर से चाइना से होते हुए इधर आसाम से बहते, आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो ये हो गई बी से हम ब्रह्मपुत्र लिख रहे हैं, है ना, बी। ये हो गई ब्रह्मपुत्रा नदी। उसके बाद इधर से होते हुए ये आई गंगा नदी, गंगा। इसके अलावे फिर आपका इधर गोदावरी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी का कहानी खत्म हुआ, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावे आइए महानदी, उड़ीसा में है महानदी, उड़ीसा में महानदी। इसके अलावे कृष्णा नदी, चलिए कृष्णा नदी इधर। इसके अलावे कावेरी नदी इधर। तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये तो बंगाल की खाड़ी में हो गई इस साइड, बे ऑफ बंगाल। अब अरब सागर की ओर, इधर पश्चिम की ओर हम लोग देखते हैं अरब सागर की ओर, तो ये आपकी रही लूनी नदी, जो कि रन ऑफ कच्छ में ही विलीन होती है। रन ऑफ कच्छ में ही विलीन होती है। अंतःस्थलीय प्रवाह का निर्माण करती है लूनी नदी। इसके अलावे आइए इधर नर्मदा और इधर ताप्ती। तो यहाँ पे सही ऑप्शन डी है, ए एंड बी दोनों है, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूरब की ओर बहती है। बाकी लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर। ठीक है, चले अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, विच रिवर इज नोन एज यारलुंग जांगवो रिवर इन इंडिया? भारत में किस नदी को यारलुंग जांगवो नदी के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को बताना है कि किस नदी को यारलुंग जांगवो नदी के नाम से जाना जाता है। आपके पास विकल्प है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। सही ऑप्शन इसका जो है सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये जो है सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का कई नाम है, आप सभी जानते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत से बहती हुई सांगपो कहलाती है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो
दिबांग और दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। आसाम में इसको ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। बी हम लिख रहे हैं ब्रह्मपुत्र के लिए, ए से असम। इसके अलावे जब यह बांग्लादेश में पहुंचती है, बी हम लिख रहे हैं बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना। तो याद रखिएगा, इधर आपका सांगपो चाइना में है ना, सांगपो। फिर दिहांग दिबांग याद रखिएगा, दिबांग दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। अब इसी ब्रह्मपुत्र नदी को ही लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, लाल, रेड रिवर है ना, लाल नदी। तो ध्यान रखिएगा, लाल नदी ब्रह्मपुत्रा को ही कहा जाता है। ठीक है, लाल नदी। तो नाम से सवाल हो सकता है, तो ब्रह्मपुत्रा को ही यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है भारत में। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नागा अर्जुन सागर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए, फिलहाल का जो पैटर्न है एग्जाम का, उसमें मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से सवाल पूछा जाता है। यानी आप ये समझिए कि वैसी कोई परियोजना जो मानव जीवन को प्रभावित करती है, मानव जीवन के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या किसी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत में, वो एक महत्वपूर्ण एवं ज्वलनशील टॉपिक के रूप में फिलहाल के एग्जाम में देखा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजना को भी एक नज़र रखना है आपको अपने आने वाले अपकमिंग एग्जाम में। तो बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की यदि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो डीवीसी का नाम आप लोग सभी जानते हैं। डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन, 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा, है ना, सबसे बड़ी एवं सफल बहुउद्देशीय परियोजना भारत की डीवीसी है। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा गया था। ठीक है, तो आधुनिक भारत का मंदिर, ये याद रखिएगा, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नागा अर्जुन परियोजना के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। नागा अर्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल डिपॉजिट इन इंडिया। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, आप लोग को बताना है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। सबसे पुराना तेल का भंडार, आपके पास विकल्प है बम्बई हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नवागांव गुजरात, डिगबोई आसाम। तो इसका सही आंसर है डिगबोई आसाम, डिगबोई आसाम। ठीक है, सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई आसाम में है, ये ध्यान रखना है।
इसके अलावे नहरकटिया का नाम आप लोग सुने हैं। नहरकटिया में रिफाइनरी है, ठीक है, नहरकटिया में रिफाइनरी है। इसके अलावे बरौनी में भी रिफाइनरी है जहाँ पे तेल शोधन का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दिग्बोई, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू स्टेट ऑफ इंडिया आर रिचेस्ट इन आयरन ओर? भारत के कौन से दो राज्य लौह अयस्क में सबसे समृद्ध हैं? आपके पास विकल्प है बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा, और मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में आपको पता है, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद उड़ीसा के बाद कर्नाटक का नाम आता है, उसके बाद गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और ये जो है यहाँ हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है, जबकि कुछ क्षेत्र जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। और मैग्नेटाइट जो है उत्तम क्वालिटी का, सबसे उत्तम क्वालिटी मैग्नेटाइट का होता है। उसके बाद हेमेटाइट होता है। तो लौह अयस्क की कई किस्में हैं, तो याद रखिएगा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में उड़ीसा है, उसके बाद कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। एकदम आसान सा सवाल है। झरिया रीजन ऑफ झारखंड इज मेनली फेमस फॉर? झारखंड का झरिया क्षेत्र मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके पास विकल्प है थोरियम, सोना, रेशम, कोयला। सही आंसर है कोयला। सही आंसर क्या होगा? कोयला। झरिया जो है कोयला के लिए फेमस। और दामोदर घाटी का क्षेत्र आप सभी जानते हैं। दामोदर घाटी का क्षेत्र भारत का रूर भी कहलाता है, या यूं कहें तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और झरिया जो है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावे कोयला से और सवाल पूछा जाता है कि सबसे पुराना कौन है? तो याद रखिएगा रानीगंज। रानीगंज जो है वो सबसे पुराना है। रानीगंज ये क्या है? ओल्डेस्ट है ना, ओल्डेस्ट सबसे पुराना। इसके अलावा रानीगंज जो है वो सबसे बड़ा भी है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज को माना जाता है, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो टॉपिक से भी, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो बना देंगे, क्लासेस करवा देंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हु वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है कि जो सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपके पास विकल्प है न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिक्स और आइंस्टीन। तो सही आंसर है कॉपरनिक्स। कॉपरनिक्स के द्वारा
हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया गया था और इसमें बताया गया था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड जो है उसका चक्कर लगाता है। हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ये ध्यान रखिएगा। और सौर मंडल के खोजकर्ता भी कोपरनिकस को कहा जाता है, सौर मंडल के खोजकर्ता। इसके अलावा आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कोपरनिकस को कहा जाता है। तो कोपरनिकस से 2-3 सवाल पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पेनाइल यूरोप, अपेलेशियन अमेरिका, अरावली इंडिया आर एग्जाम्पल्स। ये माउंटेन्स हैं सभी। ये सभी माउंटेन्स किसके उदाहरण हैं, यही सवाल पूछा गया है। पेनिल यूरोप, अपेलेशियन अमेरिका, अरावली भारत, इसके उदाहरण हैं। आपके पास विकल्प है यंग माउंटेन रेंज, युवा पर्वत श्रृंखला, ओल्ड माउंटेन रेंज, पुरानी पर्वत श्रृंखला, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला, फोल्डेड माउंटेन, मुड़ी हुई पर्वत श्रृंखला या बलित पर्वत इसको बोल सकते हैं। तो सही आंसर होगा ओल्ड माउंटेन रेंज। देखिए ये जो है, ये तीनों पर्वत जो है पेनिल, अपेलेशियन और अरावली, ये बलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है। और बलित पर्वत का निर्माण संपीड़न बल के द्वारा चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ने के कारण होता है। जब संपीड़न बल के कारण चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है तो इससे बलित पर्वत का निर्माण होता है। और निर्माण अवधि के अनुसार इसको 2 भागों में, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, नवीन बलित पर्वत और प्राचीन बलित पर्वत। तो वैसा पर्वत जो टर्सरी काल से पहले बना है, तृतीयक काल से पहले बना है, उसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। और वैसा पर्वत जो टर्सरी काल के बाद बना है ना, उसको नवीन बलित पर्वत कहते हैं। जो टर्सरी काल से पहले बना है उसको प्राचीन बलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इसके विभाजन है बलित पर्वत का विभाजन की जहाँ तक बात करें तो ये काल है टर्सरी काल, याद रखिएगा टर्सरी। टर्शियरी तो इससे जो पहले बना है ना, इससे जो पहले बना वो ओल्ड, पुराना। और टर्सरी काल के जो बाद बना है, जो बाद बना है बाद में, वो हो गया न्यू। यानी वैसा पर्वत जिसकी उत्पत्ति टर्सरी काल में या उसके बाद हुई वो न्यू फोल्ड माउंटेन, और जो टर्सरी काल से पहले बना है कैलिडोनियन, हर्सिनियन और प्री कैम्ब्रियन काल में, उसको ओल्ड फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, बिकॉज अरावली इज द एग्जाम्पल ऑफ ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आप लोग को बताना है। आपके पास विकल्प है फ्रांस, भारत, चीन, इटली। सही आंसर है चाइना। ठीक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा उत्पादक एल्यूमिनियम का चाइना है। ठीक है, सही आंसर है चाइना।
चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ मेटल ट्रेड? निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र आप लोग को बताना है। विकल्प है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। तो सही आंसर होगा लंदन। लंदन जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है कि लंदन किस नदी के किनारे है, और नदी के किनारे या नदी के तट पर बसे शहर से भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखिएगा सही आंसर है टेम्स नदी। टेम्स नदी, लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। ठीक है, टेम्स नदी के तट पर है लंदन, और विश्व के बड़े नगरों में से एक है, धातु के व्यापार के लिए मशहूर है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। देखिए नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी से सवाल अभी जो ट्रेंड है परीक्षा का, एक जो सवाल पूछा जा रहा है वहाँ पे नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी से सवाल पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो बर्ड सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी आपको ध्यान रखना है। विकल्प है आपके पास चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव, इसको गुरुगांव भी कहा जाता है, अभी नाम चेंज हुआ है गुरुगांव। इसके अलावा गांधीनगर। तो सही आंसर है गुरुग्राम, गुड़गांव याद रखिएगा। हरियाणा का एक जिला है गुरुगांव। और गुड़गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो सही आंसर है गुड़गांव। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अगला सवाल, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन? अब तट रेखा से सवाल पूछा गया, किस देश की तट रेखा सबसे बड़ी है? किस देश की तट रेखा सबसे बड़ी है? आपके पास विकल्प है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो देखिए सबसे बड़ी तट रेखा कनाडा की है, 1 नंबर पे है कनाडा। सबसे बड़ी तटरेखा कनाडा की है। दूसरे नंबर पे होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए है। चौथे नंबर पे भारत है। तो सबसे बड़ी तटरेखा विश्व में पूछा जाए तो कनाडा की होगी। भारत में यदि पूछ दिया जाए तो गुजरात याद रखिएगा। भारत में गुजरात। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए तो विश्व में कनाडा, भारत में गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? आपके पास विकल्प है मुंबई, दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। देखिए तो सही आंसर है लेह। लेह को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। लेह को शीत मरुस्थल कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि यह जो है
सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे 8 से 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 8 से 9 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। और यदि मरुस्थल का डेफिनेशन देखिएगा वर्षा के आधार पर, तो वैसा स्थान जहाँ पे 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थल कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे तो 8 से 9 सेंटीमीटर वर्षा, तो सही आंसर है लेह। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। हम लोग 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं। आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्राइबल कम्युनिटी हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आपके पास विकल्प है महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा में अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो 9.4 लगभग 9.5% के लगभग महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में तो 30% पाई जाती है, महाराष्ट्र में 9%, 9.5%, छत्तीसगढ़ में आपका 30% और कर्नाटक में 7%। लेकिन हरियाणा में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। इसके अलावे पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में 30%, महाराष्ट्र में आपका 9.4%, ये ध्यान रखिएगा 9.4%, ये है 9.4। छत्तीसगढ़ में 30% अनुसूचित जनजातियां हैं, 30%, और कर्नाटक में है आपका 7%, और हरियाणा में कुछ नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आइए अगला सवाल। आसान सा सवाल है। वेयर इज टिस्को प्लांट लोकेटेड? टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? चलिए आपके पास विकल्प है पटना, दरभंगा, धनबाद, जमशेदपुर। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। जमशेदपुर जो है जो जमशेदपुर का साकची है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है, और यहीं पे टिस्को की स्थापना की गई। तो सही आंसर होगा जमशेदपुर। और कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा, और उन्हीं के सम्मान में नाम रखा गया जमशेदपुर। तो जमशेद जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की जाती है, और लौह इस्पात संयंत्र के अंतर्गत यह जो है निजी क्षेत्र का कारखाना है, ठीक है, निजी क्षेत्र का कारखाना है टिस्को। तो सही आंसर जमशेदपुर। याद रखिएगा स्वर्णरेखा और खरकई के संगम पर स्थित जमशेदपुर के साकची नामक स्थान में 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना की गई, और इसी के कारण जमशेदपुर को टाटा नगर या लौह नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा?
तो निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? विकल्प है फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। इसका सही आंसर होगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, गंगोत्री के पास जो है, उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है गंगा, ठीक है। और जहाँ से यह निकलती है गंगोत्री के गोमुख से, वहाँ पे कहलाती है भागीरथी। तो उत्तरकाशी जो है वो गंगा के तट पर नहीं स्थित है, क्योंकि यहाँ से गंगा निकलती है, लेकिन गंगा कहलाती है कहाँ? देवप्रयाग में, जब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है। तो सही आंसर होगा उत्तरकाशी। ये गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं। आज का अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। अमृतसर एंड शिमला आर लोकेटेड एट ऑलमोस्ट द सेम लैटिट्यूड, बट द रीजन फॉर द डिफरेंस इन देयर क्लाइमेट इज। लैटिट्यूड से सवाल पूछा जा रहा है ना, लैटिट्यूड से सवाल पूछा जा रहा है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। विकल्प है डिफरेंस इन देयर हाइट्स, उनकी ऊंचाई में भिन्नता, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, उनकी समुद्र से दूरी, स्नोफॉल इन शिमला, शिमला में बर्फबारी, पॉल्यूशन इन अमृतसर, अमृतसर में प्रदूषण। सही आंसर होगा ए, ऊंचाई में भिन्नता। आप सभी जानते हैं क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ 165 मीटर यदि आप जाते हैं, 165 मीटर यदि आप जाते हैं तो हाइट बढ़ता है, तो टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज करता है। 165 मीटर जाने पर कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर। तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? डिक्रीज करता है। इसको बोलते हैं तापमान का सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स ऑफ, नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान का समान ह्रास दर, ठीक है। तो ऊंचाई में भिन्नता के कारण ही जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आज का अगला सवाल, पहले इसको कंप्लीट कर लें। चलिए आज का अगला सवाल, कोल माइंस आर लोकेटेड इन झारखंड। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। आपको बताना है कि कौन सी कोयला की खान जो है वो झारखंड में है। चलिए झारखंड में कोयला की खानें, कौन सा कोयला की खान, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में, ये याद रखिएगा, यही सवाल है। आपके पास विकल्प है झरिया में, कहाँ है कोयला की खानें, ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर किया हुआ है। झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदगा में। तो सही आंसर है झरिया में, ठीक है। दामोदर घाटी का क्षेत्र झरिया, बोकारो, धनबाद, उत्तरी कर्णपुरा, दक्षिणी कर्णपुरा, डाल्टनगंज और हुंटार
ये सभी क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए फेमस है, तो सही आंसर होगा झरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, द बिग स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के अनुसार आपको भारत का बड़ा राज्य बताना है। विकल्प राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सही विकल्प है आपका ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन सही है। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल, इसके बाद हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। विकल्प है हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बताइए भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो ये रहा आज का सेशन। चलिए, यदि आप इस चैनल पे नहीं हैं तो आप लोगों से गुजारिश है, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। कैसा लगा सेशन मित्रों ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।